मुस्लिमकालीन शिक्षा का पिछले क्लास में हम उद्देश्य एवं आदर्श शुरू किए थे, जिसका कि 1 पॉइंट हुआ था। अब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और इसके आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट जो है इसका इस्लाम का प्रसार। किसका? तो मध्यकाल में शिक्षा का उद्देश्य। आपका ये टॉपिक है, मध्यकाल में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। ये टॉपिक अभी चल रहा है। इसका फर्स्ट पॉइंट ज्ञान का प्रसार हम पढ़ चुके थे। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। इसका सेकंड पॉइंट है वह है इस्लाम का प्रसार। आइए तो इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। देखिए, मध्यकाल या मुस्लिम काल शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था इस्लाम का प्रसार करना। उसने शिक्षा का उद्देश्य ही बना लिया था कि हमें इस्लाम का प्रसार करना है। मुसलमान अपने धर्म का विस्तार करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे। उन्हें विश्वास है कि मतलब कि जो मुस्लिम काल में थे मुसलमान, उनका विश्वास था कि काफिरों से इस्लाम धर्म को अंगीकार करवाने वाला मुसलमान गाजी होता है। मतलब गाजी उस समय एक बहुत बड़ी मुस्लिम में उपाधि होती थी, और काफिर कहा गया है गैर मुस्लिमों को। उसमें चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो जो भी गैर मुस्लिम होते थे मध्यकाल में वो उन्हें काफिर करके पुकारते थे। और वो उनका मानना था कि जो इन सभी धर्मावलंबियों को इस्लाम धर्म मनवा देगा वह गाजी होगा, उसे गाजी की उपाधि मिलेगी। और इसी विश्वास से मोटिवेट होकर, प्रेरित होकर मुस्लिम शासकों ने बल प्रयोग करके, प्रलोभन दे करके भारत के कोने कोने में इस्लाम को फैलाने का कार्य किया। तो भी हम आप पढ़ रहे थे कि एक उसमें आया था इम्पोर्टेंट शब्द कि गाजी का, कि इस्लाम के प्रसार में कैसे करवाना है और क्यों करवाना है। तो वो जो थे क्या करते थे, जो भी गैर मुस्लिम थे उनको कर्तव्य मानते थे मुस्लिम कि इसे भी हम इस्लाम धर्म मनवा दें, और जो इसमें सफल हो जाता था वैसे व्यक्ति को उस समय गाजी की उपाधि दी जाती थी। और इन विधियों में इसके अतिरिक्त कैसे इस्लाम धर्म अपनाया जाए, दूसरा धर्मावलंबी इस्लाम धर्म को अपना ले, इसके लिए भी कुछ विधि प्रचलित थी। जैसे एक विधि थी कि शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को इस्लाम के सिद्धांतों से अवगत करना। शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को इस्लाम से अवगत करा। देखिए इसमें क्या होता था, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मतलब इस्लाम धर्म को अन्य धर्म मानने वाले व्यक्ति अपना ले, मतलब उसके प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया, मकतबों और मदरसों की स्थापना की, जिनमें धार्मिक शिक्षा सर्वोपरि था। जो मदरसा होते थे वो उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे, और मकतब जो होते थे वो प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे। लेकिन दोनों ही शिक्षा केंद्रों में धार्मिक शिक्षा सर्वोच्च था। मकतब में कुरान के आयतों को कंठस्थ करना अनिवार्य था, तथा जो भी शिक्षा होती थी वह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर ही दी जाती थी। साहित्य की भी शिक्षा देना है तो वो भी वो धार्मिकता उसमें जोर देते थे। दर्शन की शिक्षा देते थे तो उसमें भी वह धार्मिकता अपना जोर देते थे। तो कहने का मतलब है कि वह बल प्रयोग से भी, प्रलोभन से भी तथा शिक्षा के माध्यम से भी, जैसे भी हो,
उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी गैर मुसलमान है वह सभी मुसलमान बन जाए, सभी इस्लाम धर्म को अपना लें। इसके संबंध में डॉक्टर यूसुफ हुसैन ये बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं, डॉक्टर यूसुफ हुसैन, इन्होंने कहा कि मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति धर्म की पृष्ठभूमि बोलते और विचार करते थे। इसका मतलब वो कहना चाहते थे कि जो भी मुस्लिम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वह इस्लाम धर्म की ही पृष्ठभूमि को बोलेंगे और वह उसी पर विचार करेंगे। तो आइए इसको लिख भी देते हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने वाला मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते और विचार करते। मतलब जो भी मुस्लिम धर्म को उस समय मानेगा वह क्या करेगा, जो भी मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करेगा वह सिर्फ इस्लाम धर्म जैसा कुरान में कहा गया है उसी को उसकी विचार करेगा और उसी के बारे में वह बोलेगा। अब आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पॉइंट जो है उस पर आते हैं। इसका अगला पॉइंट तो मध्यकाल में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श का जो तीसरा पॉइंट है वह है मुस्लिम संस्कृति का प्रसार। अब पढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट को, यह है मुस्लिम संस्कृति का प्रसार। अब इसमें देखिए मुस्लिम शिक्षा का जो तीसरा उद्देश्य बनाया गया था कि वह मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना है, क्योंकि मुसलमान जो है वो दूसरे देश से आए थे, यहाँ के लोगों को वह इस्लाम धर्म ग्रहण करवाना चाहते थे। अतः उनकी हिंदुओं जो भी यहाँ के हिंदू मानने वाले थे और अन्य संस्कृति में प्रत्येक दृष्टिकोण से विषमता थी। किसी भी दृष्टिकोण से यहाँ की संस्कृति जो है वह जो विदेश से आए हुए मुसलमानों की संस्कृति थी उससे वह बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। और इसी विषमता के को अंत करने के लिए, कौन सी विषमता, दोनों की जो संस्कृति अलग अलग थी हिंदुओं की और मुसलमानों की, इस विषमता को अंत करने के लिए मुसलमानों ने क्या किया कि मुस्लिम शिक्षा को माध्यम बनाया कि हम मुस्लिम शिक्षा के माध्यम से सबको मुस्लिम बना देंगे और सभी एक संस्कृति को मानने लगेंगे। तथा वे शिक्षा द्वारा भारतवासियों को, जो उस समय उनकी शिक्षा थी, उनका उद्देश्य ये था कि हम अपनी शिक्षा से भारतवासियों को अपनी भाषाओं, प्रथाओं, आचार विचार, सामाजिक नियमों से प्रभावित करके अपने धर्म अवलंबी बना देंगे। मतलब संस्कृति का प्रसार करने का भी उनका जो था मकसद वह था कि यहाँ के जो भी गैर मुस्लिम है उन्हें इस्लाम धर्म मनवा देना। तो ये तीसरा था पॉइंट, मुस्लिम संस्कृति का प्रसार। तो अब आप इसमें आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट पर आते हैं। और चौथा पॉइंट जो है वह है धार्मिकता का समावेश। चौथा पॉइंट है इसका धार्मिकता का समावेश। और मुस्लिम शिक्षा का ये चौथा उद्देश्य जो बनाया गया था कि मुसलमानों में धार्मिकता का समावेश करना। क्या समावेश करना? कि जो भी यहाँ के हिंदू हैं वहां उसमें मुस्लिम धर्म, इस्लाम के नियमों को हमें मनवाना, उसमें इस्लाम के नियमों को मिक्स करके उसे इस्लाम का अनुयायी बनाना है। इस संबंध में मजूमदार राय चौधरी एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा है कि भारत में मुस्लिम राज धर्म राज था। मतलब कि वह जो उस समय का उसकी धार्मिक पुस्तकें थी इस्लाम की कुरान, उनके अनुसार वह शासन करते थे। ये प्रसिद्ध इतिहासकार मजूमदार राय चौधरी का कहना है कि मुस्लिम राज एक धर्म राज्य था जिसका अस्तित्व सिद्धांत के रूप में धर्म
ये आवश्यकताओं के कारण बना था, मतलब वो अस्तित्व ही बनाया था कि हमें धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो इस मजूमदार राय चौधरी का जो इसमें थॉट्स है, जो कहा है धार्मिकता के समावेश में, वो हम आपको लिख देते हैं कि मजूमदार राय चौधरी ने कहा इसमें कि भारत में मुस्लिम राज जो था, मुस्लिम राज क्या था, वह बिल्कुल ही धर्म राज था, धर्म के अनुसार वह राज करता था। वह अपनी जो भी मुसलमान शासक थे वो कुरान के अनुसार शासक चलते थे, जिसका अस्तित्व सिद्धांत के रूप में धर्म की आवश्यकताओं के कारण बना था। धर्म की आवश्यकता क्या था, वो शासक का, इस्लाम धर्म का हमें प्रसार करना, और इसीलिए उन्होंने धर्मराज स्थापित किया था इस्लाम के अनुसार। और धर्म की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, जो धर्म की आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए मुसलमानों में धार्मिकता की भावनाओं का समाविष्ट करना अनिवार्य था। जब तक कि मुसलमानों में धार्मिकता का समावेश नहीं होगा, तब तक धार्मिकता का समावेश नहीं हो सकता है, ऐसा उस समय के शासकों का मानना था। और यही कारण था कि मुस्लिम शासकों ने मकतबों और मदरसों को साधारणतया मस्जिद में संबंध किया था। मस्जिद क्या, जो भी मदरसा थे या मकतब थे, उसको मस्जिदों से जोड़ दिया था कि वहाँ कुरान की शिक्षा अनिवार्य है देना। अगर मकतब में पढ़ रहा है तो उसे कुरान का कंठस्थ याद करना है, और यदि उच्च शिक्षा के लिए मदरसा में गया है तो उसे कुरान का सूक्ष्म विश्लेषण करना है। जहाँ इसके अतिरिक्त जो भी शिक्षा केंद्र होते थे, वहाँ प्रत्येक दिन सामूहिक नमाज अनिवार्य किया गया था। प्रत्येक मुस्लिम शिक्षा केंद्रों में यह अनिवार्य कर दिया था कि प्रत्येक दिन कम से कम एक बार सामूहिक नमाज अवश्य होगी। और मकतबों तथा मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को इस धार्मिक वातावरण द्वारा धार्मिकता का समावेश किया जाता था कि वहाँ पूरी तरह से कुरान की शिक्षा दे रहे हैं, सामूहिक नमाज पढ़वा रहे हैं। तो इससे क्या होता था कि जो भी वहाँ गैर मुसलमान जाते थे, उस वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो भी मुस्लिम या इस्लामिक संस्कृति को मानने लगते थे। उसमें भी इस्लाम की धार्मिकता धीरे धीरे आने लगता था, इस्लाम धर्म को वह जानने लगता था। और साथ ही साथ उसके जो भी खास तौर से जो भी गैर मुस्लिम होते थे, उनको जीवन में धर्म के महत्व, खास तौर से इस्लाम धर्म के महत्व के बारे में बताया जाता था। इस्लाम धर्म का क्या महत्व है, इसे क्यों मानना चाहिए उसका, और उसी का वहाँ महिमा मंडन किया जाता था। तो ये था दूसरा पॉइंट कि धार्मिकता का समावेश, कि कैसे मकतबों और मदरसों को मस्जिदों से जोड़ करके गैर मुस्लिम बालकों को इस्लाम की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। उसमें इस्लाम की धार्मिकता का समावेश किया जाता था, और धीरे धीरे उसे मुसलमान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था। तो ये था आपका चौथा पॉइंट, मध्यकाल के शिक्षा का धार्मिकता का समावेश। अभी तक देखिए हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं मुस्लिम काल के शिक्षा का, सबके लास्ट में यही निष्कर्ष आता है कि वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए ही वो शिक्षा केंद्र चला रहे थे। तो इसका भी कुछ पॉइंट और बच गया है। अगले कुछ पॉइंट की चर्चा जो है हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।